हाय एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी ऑफ साइंस। तो जैसा कि पिछले कुछ लेक्चर से हम मोल कॉन्सेप्ट या ऐसे कह लो कि फिजिकल केमिस्ट्री के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हम सीख रहे थे। तो चलिए उसी को आगे पढ़ते हैं। जैसे कि आपने देखा था लास्ट लेक्चर्स में अपन बातें कर रहे थे कि जब आपको कोई एक केमिकल रिएक्शन दे रखी हो, फॉर एग्जाम्पल ए और 2B मिलकर 3C बना रहे हैं, तो इस रिएक्टेंट ए की कितनी अमाउंट कंज्यूम होगी, बी कितना कंज्यूम होगा, या सी कितना बनेगा, या फिर इस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड अगर हमें दे रखी हो तो इसको कैसे सोल्व करना है। ठीक है। या फिर मान लीजिए किसी भी रिएक्टेंट की अगर हमें परसेंटेज प्योरिटी हमें गिवन है तो इसको कैसे सोल्व करना है, कैसे इसका आंसर निकालना है। ये सारी की सारी बातें हम कंप्लीट कर चुके हैं लेक्चर नंबर 11 तक। ठीक है। चलिए अब हमें इसके आगे पढ़ना है, इसके आगे और चीजें समझनी है, और वो क्या है ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें एक रिएक्टेंट है जिससे कोई प्रोडक्ट बन रहा है बी। ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट बी बन रहा है, अगर ये मान लीजिए फिर से डिसोसिएट होके कोई नया प्रोडक्ट सी बना ले, तो जो ऐसे रिएक्शंस होती हैं इन ऐसे रिएक्शंस को डील करना हमें सीखना है। हमें यह सीखना है कि इन ऐसे रिएक्शंस को डील कैसे करने हैं। ठीक है। तो सुनिए ध्यान से, समझिए। सबसे पहली बात देखिए, जब भी कहीं पर ऐसा हो कि किसी एक रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है वो किसी दूसरे रिएक्शन का प्रोडक्ट, सॉरी, किसी एक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो किसी दूसरी रिएक्शन का रिएक्टेंट बन जाए। आप देख रहे हैं कि बी है जो वो इस रिएक्शन का तो प्रोडक्ट है और बी ही इस रिएक्शन का क्या बोलो रिएक्टेंट है। तो ऐसे रिएक्शंस को बोला जाता है, इनको हम जानते हैं किस नाम से, इनको हम बोलते हैं सीक्वेंशियल या कॉन्जुगेटिव रिएक्शंस। पहले तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी कहीं पर ऐसा हो कि आप मान लीजिए आपने एक रिएक्शन करवाई, उस रिएक्शन का कोई ना कोई प्रोडक्ट बना, अगर वही प्रोडक्ट किसी दूसरे रिएक्शन का रिएक्टेंट बन जाए तो फिर इस केस में उनको बोलते हैं सीक्वेंशियल या कॉन्जुगेटिव रिएक्शंस। क्लियर है। तो अगर मैं यहां पर ऐसे बात करूं, ऐसे अगर एक इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो मैं ऐसे कह सकता हूं, ध्यान से सुनना। वी कैन से दैट रिएक्शंस in which the product of one reaction product of an reaction is used as a reactant of another reaction, as reactant of another reaction। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सीक्वेंशियल रिएक्शंस की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप ऐसे सिंपली कह दो कि सच रिएक्शंस इन विच द प्रोडक्ट ऑफ ए रिएक्शन इज यूज्ड एज रिएक्टेंट ऑफ अनदर रिएक्शन। जैसा कि आपने देखा इस केस में, अगर आप इस केस में देखेंगे तो जो फर्स्ट आपकी रिएक्शन है उसका प्रोडक्ट कौन है बी, और उसको यूज किया जा रहा है एज ए रिएक्टेंट किसमें बोलो सेकंड रिएक्शन में। इनको हम बोलते हैं सीक्वेंशियल और कंजुगेटिव रिएक्शंस। क्लियर है। नेक्स्ट इसके कुछ और एग्जांपल समझते हैं, सुनिएगा ध्यान से सुनना। मैं सीक्वेंशियल रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकता हूं कि ए से बी बन रहा है और बी से क्या बन रहा है सी बन रहा है, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले ए से बी बना और देन बी से क्या बन रहा है सी बन रहा है। तो पहली बात तो ये समझें कि चाहे आप इसको ऐसे लिखें या फिर आप इसको ऐसे लिखें, दोनों एक ही बात है, बोथ आर सेम थिंग्स, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पर। ठीक है। लेकिन यहां पर जो फर्स्ट स्टेप में जिसका फॉर्मेशन हो रहा है और जो सेकंड स्टेप में जो कंज्यूम हो रहा है वो कौन है यहाँ पर बी, और यहाँ पर भी देखिए फर्स्ट स्टेप में बी फॉर्म हो रहा है और सेकंड स्टेप में बी का ही क्या हो रहा है यहाँ पर कंजप्शन हो रहा है। तो इस बी को यहाँ पर बोला जाता है इंटरमीडिएट। बी को क्या बोला जाता है यहाँ पर बोलो इंटरमीडिएट। ठीक है। ऐसी स्पीसीज जो फर्स्ट रिएक्शन के बाद बन जाए और सेकंड रिएक्शन में कंज्यूम हो जाए उसको बोलते हैं क्या बोले यहाँ पर इंटरमीडिएट। क्लियर है। और कौन कौन सी हो सकती हैं, और ये रिएक्शंस होती हैं सीक्वेंशियल, कौन कौन सी हो सकती हैं, सुनिए ध्यान से। मान लो कि कहीं पर ए से बन रहा है बी, 2B प्लस सी बन रहा है।
अब यहां पर दो प्रोडक्ट हैं, कौन कौन, बी एंड सी। अगर इन दोनों प्रोडक्ट में से कोई भी एक प्रोडक्ट, जैसे कि मान लीजिए बी ले लिया, बी मान लीजिए किसी डी के साथ रिएक्ट करके, और फिर से क्या बना रहा है यहाँ पर, बी ने किससे रिएक्शन की बोलो, डी से, और डी से रिएक्ट करके क्या बना रहा है बोलो यहाँ पर ई बना रहा है। तो देखिए ये भी एक सिक्वेंशियल रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। क्यों है सिक्वेंशियल रिएक्शन का एग्जाम्पल, क्योंकि फर्स्ट रिएक्शन में कौन बना था यहाँ पर, बी बना था, और वो बी है वो सेकेंड रिएक्शन का क्या है यहाँ पर बोलो, इंटरमीडिएट है। तो ये भी एक सिक्वेंशियल रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। पहले ए से बी बनेगा, बी से क्या बनेगा, सी, और बी और डी जो मिलकर वो क्या बना लेंगे यहाँ पर, ई बना लेंगे। तो ये भी एक सिक्वेंशियल रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है, ध्यान रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट सुनना ध्यान से। इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हमें ये सीखना है कि जो सिक्वेंशियल रिएक्शंस हैं जिनको आप देख रहे हैं, ऐसे रिएक्शन को डील कैसे करना है। जब हमें किसी क्वेश्चन में सिक्वेंशियल रिएक्शन का सवाल दे दिया जाए तो उन रिएक्शन को कैसे समझना है, कैसे उनको डील करना है, ये हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। क्लियर है यहां तक? सुनिए फिर ध्यान से, कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है आपके सामने, इस सवाल को ध्यान से पढ़ना, ध्यान से इसको समझेंगे आप। कैलकुलेट वेट ऑफ H2SO4, ठीक है, फॉर्म्ड फ्रॉम FeS2 अकॉर्डिंग टू गिवन रिएक्शन इफ 12 ग्राम FeS2 वाज टेकन इनिशियली। देखिए यहाँ पर FeS2 जो है वो रिएक्ट कर रहा है सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ, देन यहाँ से वो बना रहा है फेरस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। जो फेरस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दो प्रोडक्ट यहाँ पे बने हैं, इनमें से एक प्रोडक्ट कौन यहाँ पर, SO2, वो SO2 फिर से किससे रिएक्ट कर रहा है बोलो, O2 के साथ, और क्या बना रहा है यहाँ पर, SO3। और ये जो SO3 यहाँ पर बना है वो यहाँ पर फिर से एज ए रिएक्टेंट बिहेव करके H2 से रिएक्शन करके क्या बना रहा है यहाँ पर, H2SO4। तो आप ये समझिए कि इनसे जो रिएक्टेंट है इससे ये प्रोडक्ट बना, वो प्रोडक्ट यहाँ पर एज ए रिएक्टेंट काम कर रहा है, फिर यहाँ पर इस रिएक्शन में गया, जो सेकेंड रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो फिर से थर्ड रिएक्शन का क्या बोलो, रिएक्टेंट है। तो रिएक्शन कुछ ऐसे चल रही है, पहले ये बना, फिर इससे ये जो प्रोडक्ट है वो यहाँ एज ए रिएक्टेंट यूज होगा, फिर इससे कोई नया प्रोडक्ट बना, फिर वो यहाँ पर एज ए रिएक्टेंट यूज हुआ, और फिर इससे कुछ नया प्रोडक्ट बना है। ठीक है, कुछ इस टाइप से रिएक्शन यहाँ पर हो रही है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये है सिक्वेंशियल रिएक्शन। अरे आपको समझ में आ रहा ना, सिक्वेंशियल रिएक्शन का मतलब है कि जो किसी एक रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो दूसरे रिएक्शन में एज ए रिएक्टेंट यूज हो रहा हो, उसको हम बोलेंगे सिक्वेंशियल रिएक्शन। ठीक है, अब हमसे सवाल क्या पूछा गया है, हमसे सवाल ये पूछा है कि अगर इनिशियली आपके पास 12 ग्राम FeS2 होता, मतलब आपको इनिशियली इसकी अमाउंट दे रखी है, जो यहाँ है ना, जो ये रहा, इसकी अमाउंट दे रखी है, तो बताइए कि H2SO4 का फॉर्मेशन कितना होगा, H2SO4 कितना बनेगा। तो इसकी अमाउंट से आपको इसकी अमाउंट पूछी है, मतलब इसकी अमाउंट से आपसे इसकी अमाउंट वो कैलकुलेट करवा रहा है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब कैसे सोल्व करेंगे इसको, वो ध्यान से सुनिए। देखिए मुझे इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि इनिशियली इसकी अमाउंट ये है, तो देखो इसकी अमाउंट से मैं इसकी अमाउंट कैलकुलेट कर सकता हूँ। अरे हमने सीखा ना अब तक कि रिएक्शन में प्रोडक्ट की अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर जो इसकी अमाउंट होगी वही इसकी अमाउंट होगी, क्योंकि जो SO2 यहाँ पर बन रहा है वही तो SO2 कंज्यूम हो रहा है ना, तो जितने मोल इसके बनेंगे SO2 के वही मोल यहाँ यूज होंगे। तो इसकी अमाउंट और इसकी अमाउंट क्या हो गई, सेम हो गई। फिर इसकी अमाउंट से रिएक्शन वाले स्टोइकियोमेट्री का कोफिशिएंट कॉन्सेप्ट यूज करके हम इसकी अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, और उसकी जो अमाउंट होगी यही अमाउंट इसकी होगी, और इससे हम प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, या प्रोडक्ट की अमाउंट यहाँ से हम पता लगा सकते हैं। तो ये अपना मेथड होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट सुनिए। जब भी आप मोल कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, रिएक्शन को बैलेंस करना चाहिए। तो आप मुझे देख के ये बताएंगे कि क्या ये जो रिएक्शंस आप देख रहे हैं ये बैलेंस्ड हैं, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड हैं पहले से। तो देखिए चेक करते हैं, सुनिए ध्यान से। जब आप इनको ध्यान से देखेंगे तो ये रिएक्शन जो है इसमें यहाँ पर एक आयरन है, इधर भी एक आयरन है, यहाँ 2 सल्फर हैं, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, 2 से। ऐसा करने पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 4, 5, और यहाँ पर आ जाएगा 5/2। ये पहली रिएक्शन बैलेंस्ड है। सेकेंड रिएक्शन, तो एक सल्फर, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन हैं और यहाँ पर 2 ही हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2।
और थर्ड रिएक्शन बैलेंस्ड है, तो अपनी रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस हो गई। ठीक है, अब कैसे सोल्व करेंगे आप जानते हैं, आगे सुनिएगा ध्यान से। देखो सॉल्यूशन, देखिए सबसे पहले मेरे को जो अमाउंट दे रखी है वो दे रखी है FeS2 की, तो मैं यहाँ पर मोल्स कैलकुलेट कर रहा हूँ FeS2 के। तो FeS2 का जो मास है वो मुझे कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, अपॉन इसका मोलर मास, तो आयरन का होता है 56 प्लस सल्फर का होता है 32, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 32 हो जाएगा, तो ये 64 हो गया, 64 और ये 120, तो यहाँ से जो इसके मोल आएंगे वो आ जाएगा 0.1 मोल। ये हो गए अपने पास FeS2 के मोल। हमें सबसे पहले FeS2 से किसके मोल निकालने, SO2 के मोल निकालने। देखो FeO के मोल निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्यों नहीं है इसकी रिक्वायरमेंट, क्योंकि FeO जो है वो आगे किसी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो इसकी अमाउंट कैलकुलेट करना यूजलेस है अपने लिए। हम किसकी अमाउंट कैलकुलेट करेंगे सिक्वेंशियल रिएक्शन में, सिक्वेंशियल रिएक्शन में हम उस स्पीसीज की अमाउंट कैलकुलेट करेंगे जो एज ए इंटरमीडिएट बिहेव कर रही है, या यूं कहो कि जो फर्स्ट रिएक्शन का तो प्रोडक्ट है और जो सेकंड रिएक्शन का रिएक्टेंट है उसकी हमें अमाउंट कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर हम किसकी अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर हम मोल कैलकुलेट करेंगे SO2 की। ठीक है, अब सुनिए, आपको पता है कि इस केमिकल रिएक्शन में अगर FeS2 का 1 मोल कंज्यूम होता है तो SO2 के कितने मोल बनेंगे, 2 मोल। तो जब FeS2 का 0.1 मोल कंज्यूम होगा तो SO2 के कितने मोल बन जाएंगे, 2 इंटू 0.1, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 यहाँ से कितना जाएगा, 0.2 मोल। ठीक है, अब सुनिए, देखिए जितने मोल यहाँ पर SO2 के फॉर्मेशन हुआ है, जितने मोल यहाँ पर SO2 के बने हैं, क्या उतने ही मोल यहाँ पर यूज होंगे क्या, यस। तो इसके यहाँ पर कितने मोल बने हैं, 0.2, इसलिए यहाँ पर भी इसके कितने मोल कंज्यूम होंगे, 0.2 ही यूज होंगे, 0.2 ही कंज्यूम होंगे। ठीक है, अब सुनिए, आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में एक डाउट आ सकता है, एक क्वेरी आपके दिमाग में आ सकती है, जो मुझे लग रहा है, ध्यान से सुनना हो। क्या आप मुझे कहेंगे कि सर यहां पर है ना SO2 के 0.2 मोल बन रहे हैं, ठीक है, और इसका कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो जब आप इन SO2 के मोल्स को आप यहां यूज करेंगे तो इसका तो कोफिशिएंट 1 ही है यहाँ पर, तो यहां जब इसका 2 कोफिशिएंट इसके 0.2 मोल बन रहे हैं, तो जब आप इनको यहां लेके आएंगे तो क्या इसके मोल 0.1 नहीं हो जाएंगे क्या, तो आंसर है नो, इसके मोल अभी भी कितने रहेंगे, 0.2। अब आप कहां गलती कर रहे हैं वो समझना, आप क्या कर रहे हैं कि यहां पर जो SO2 के मोल बने जब आप उसको यहां यूज कर रहे हो, तो आप ऐसा करने में स्टोइकियोमेट्री लगा रहे हो। आप ऐसा करने में देख रहे हो कि सर इसका कोफिशिएंट 2 है, स्टोइकियोमेट्रिक इसका 1 है, तो आप यहां से यहां तक आने में क्या लगा रहे हैं, स्टोइकियोमेट्री, और वो गलत है। क्यों, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री सिर्फ तब लगानी होती है जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा हो, कि यहां से यहां आने में कोई रिएक्शन थोड़ी हो रही है, ये तो हम यहां से यहां आने में इसके मोल्स को यूज कर रहे हैं। अरे इस बात को ऐसे समझो, आप यूं समझो, यहां से यहां तक गए तो क्या बना, SO2 बना, कितने मोल थे उसके, 0.2 मोल थे, और एक कंटेनर है मान लीजिए आपके पास, उसमें SO2 की कितने मोल है, 0.2 मोल है। ठीक है, अब आप एक डिफरेंट रिएक्शन करवा रहे हो, तो डिफरेंट रिएक्शन करवाने के लिए मान लीजिए आपने कोई नया कंटेनर लिया, ये डिफरेंट कंटेनर है, आपने क्या करा कि इसमें SO2 के जितने भी मोल थे ना वो सारे के सारे आपने इस कंटेनर में डाल दिए। तो जब आप इसके जो सारे के सारे SO2 की अमाउंट है, जब आप इसको इस कंटेनर में डालेंगे तो SO2 यहां भी 0.2 मोल तो रहेगा ना। अरे क्या एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करने पर नंबर ऑफ मोल चेंज थोड़ी होंगे, नहीं होंगे। तो अगर यहां पर SO2 के 0.2 मोल हैं, अगर फर्स्ट रिएक्शन जो है उस फर्स्ट रिएक्शन से SO2 के 0.2 मोल बन रहे हैं, और उसको अगर आप अलग कंटेनर में ट्रांसफर करके सेकंड रिएक्शन में काम में ले रहे हो, तो ट्रांसफर करने के दौरान नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं होंगे। वो जो नंबर ऑफ मोल 0.2 यहाँ है वही 0.2 यहाँ रहेंगे, चाहे इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 हो चाहे इसका 1 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसलिए ध्यान रखेंगे कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट तभी देखने हैं जब रिएक्शन हो रही हो, जब रिएक्टेंट से आप प्रोडक्ट की अमाउंट पता लगा रहे हो तब आपको देखने हैं। ठीक है, चलिए फिर से क्वेश्चन समझते हैं।
तो यहाँ पर समझिए ध्यान से, तो इसके अगर 0.2 मोल है तो इस SO2 के भी कितने मोल होंगे? 0.2। अब इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट भी 1 है, तो जितने मोल SO2 के कंज्यूम होंगे उतने किसके बनेंगे? SO3 के। तो मैं बोल दूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 फॉर्म्ड आल्सो 0.2 मोल। तो SO3 के मोल भी कितने आ गए यहाँ पर? 0.2। अब इस SO3 के मोल अगर यहाँ 0.2 बन रहे हैं तो यहाँ भी कितने बनेंगे? 0.2 बनेंगे। और अगर इसका कोफिशिएंट 1 है और H2SO4 का कोफिशिएंट भी 1 है, तो जितने मोल SO3 के कंज्यूम होंगे उतने ही मोल किसके बन जाएंगे? H2SO4 के। और इसके भी कितने मोल आ जाएंगे? 0.2 मोल। तो देखो आपने ये पता लगा लिया कि इससे H2SO4 के कितने मोल बनने वाले हैं, आपने ये पता लगा लिया। आपसे सवाल में पूछा क्या था? आपसे सवाल में पूछा था वेट ऑफ H2SO4। तो अब इसका वेट फाइंड आउट कर लीजिए आप। वेट ऑफ H2SO4 आ जाएगा यहाँ पर 0.2 इंटू इसका मोलर मास होता है 98। दोनों को जब आप सोल्व करेंगे यहाँ से तो वो बन जाएगा 19.6 ग्राम। आपके पास यहाँ से H2SO4 बन जाएगा। तो इस तरीके से देखिए आपने क्या करा, आपने ये करा कि आपको इसकी अमाउंट दी हुई थी, इससे पहले आपने इसकी अमाउंट फाइंड आउट की, फिर जो इसकी अमाउंट यहाँ पर आई आपने उसको यहीं पे यूज किया और फिर आपने इसकी अमाउंट फाइंड आउट की। इसकी अमाउंट जो आई फिर आपने उसको यहाँ यूज किया और उससे इसकी अमाउंट फाइंड आउट कर ली। ठीक है, तो आप ऐसे चल रहे हैं। और ये क्या है? ये है इंटरमीडिएट्स। ठीक है, अगर यहाँ पर किसी के x मोल बन रहे हैं तो यहाँ पर भी x मोल ही काम आएंगे। अगर यहाँ किसी के y मोल बन रहे हैं तो यहाँ भी कितने मोल काम आएंगे? y मोल। ठीक है, लेकिन y से ये कितना बनेगा ये डिपेंड करता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पर। क्लियर है सबको यहाँ तक? तो इस टाइप के क्वेश्चंस का आपको ध्यान रखना है, आप इनको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे ये है अपना अगला सवाल, और उस अगले सवाल में आपको बोला गया है KClO4 कैन बी मेड फ्रॉम फॉलोइंग सीरीज ऑफ रिएक्शंस, जिसमें क्लोरीन जो है वो रिएक्शन कर रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ और यहाँ से KCl और KClO प्लस H2O बन रहा है। जब हम पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो पी ब्लॉक में मैं आपको बताऊंगा कि ये वाली एक कॉमन रिएक्शन है। ठीक है, और जब हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे तब भी हम इसकी बात करने वाले हैं कि एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। ये सब बातें हम बाद में करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो KClO, ये KClO यहाँ पर जो एज ए प्रोडक्ट है फॉर्मेशन हो रहा है, ये प्रोडक्ट यहाँ पर एज ए रिएक्टेंट बिहेव कर रहा है, वही KClO। फिर से KClO3 बना, वो KClO3 फिर से यहाँ पर एज ए रिएक्टेंट काम कर रहा है और फिर यहाँ पर क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक सिक्वेंशियल रिएक्शन है। ठीक है, तो स्टेप 1 जो अपना होता है वो ये होता है कि रिएक्शन को बैलेंस करना। तो आप इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करने से पहले ये इंश्योर कर लें कि रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए तीनों की तीनों। और जब आप इन तीनों को देखेंगे तो तीनों रिएक्शन कैसी हैं? बोलो बैलेंस्ड हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो देखिए। आपसे सवाल ये पूछा गया है कि 568 ग्राम ऑफ Cl2 इज यूज्ड, देन कैलकुलेट मास ऑफ KClO4 प्रोड्यूस्ड। KClO4 का मास आपसे पूछा गया है कि कितना मास KClO4 बना है। आपसे KClO का मास पूछा गया है, KClO3 का मास आपसे पूछा गया है, KCl का मास आपसे पूछा गया है, और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन आपसे और भी पूछा गया है, वो है कैलकुलेट मास ऑफ Cl2 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दिस मच ग्राम KClO4, कि अगर आपको इतना KClO4 बनाना पड़ जाए तो उसके लिए कितना Cl2 रिक्वायर्ड होगा। ये 4 क्वेश्चन इससे आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए फिर से अपने उसी क्वेश्चन पे चलते हैं और वहां चल के हम देखते हैं कि Cl2 का मास मुझे दे रखा है और पूछी किस किस की वैल्यू है। तो आप ये देखिए Cl2 का मास आपको दे दिया, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ Cl2 के मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 का मास हमें दे रखा है 568 एंड मोलर मास इसका होता है 71। तो यहाँ से सोल्व करने पर Cl2 के जो मोल आएंगे वो आ जाएंगे 8 मोल्स। ठीक है, चलिए अब आप ये देखिए कि Cl2 से अगर Cl2 का कोफिशिएंट 1 है और KClO का कोफिशिएंट भी 1 है, तो जितने मोल Cl2 के कंज्यूम होंगे उतने ही मोल किसके बनेंगे? KClO के बनेंगे। तो यहां से मैं ऐसे कह सकता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 कंज्यूम्ड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? यहाँ पर 8 मोल्स आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप ये देखेंगे यहाँ पर कि जो KClO है इसके अगर 8 मोल हैं और यहां आप देख रहे हैं कि सेकंड स्टेप में 3 मोल KClO से 1 मोल क्या बन रहा है? KClO3 बन रहा है।
तो मैं ऐसे कह दूंगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3। आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि जब आप 3 मोल लेंगे KClO के, जब आप 3 मोल लेंगे तो उससे 1 मोल क्या बन रहा है, KClO3 बन रहा है। तो इसके 1 मोल से कितने बनेंगे, उसके 1 मोल से बन जाएंगे 1/3, और इनटू अगर आपके पास 8 मोल हैं तो इनटू कितना बन जाएगा 8। तो यहां से आ जाएंगे 8/3 मोल्स ऑफ KClO3। नेक्स्ट अगला स्टेप देखिए, थर्ड स्टेप में KClO3 से क्या बन रहा है, KClO4। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि 4 मोल से कितने बनते हैं इसके, 3। तो सिंपली आप ऐसे देख लीजिए कि जब आपको KClO4 के मोल फाइंड आउट करने हो तो आप ऐसे कह लीजिए कि 4 मोल से कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। तो 1 से कितना बनेगा, 3/4। तो 1 से बन रहा है 3/4। अपने पास इसके कितने मोल बन रहे थे, 8/3। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8/3 से। आंसर आ जाएगा यहां से 2 मोल। तो देखिए आपने इजीली पता लगा लिया कि KClO के कितने मोल्स बनेंगे, KClO3 के कितने बनेंगे, KClO4 के कितने बनेंगे। अब देखिए आपको यहां पर पता लगाना था मास, ठीक है। तो जब आप मास पता लगाएंगे किसका, KClO के लिए, तो KClO के मोल्स कितने हैं, 8, इनटू इसका जो मोलर मास है वो हो जाएगा, पोटेशियम का होता है 39, क्लोरीन होता है 35.5, ऑक्सीजन कितना होता है अपने पास, 16 होता है। इनको सोल्व कर लो। तो इनको सोल्व करके मैं आपको बता रहा हूं, तब तक के लिए आप ये नोट कर लीजिए। इसको सोल्व जब आप करेंगे आ जाएगा 39 प्लस 35.5 प्लस 16, और सोल्व करने पर आ जाएगा 90.5 इंटू 8। तो यहाँ पे आ जाएगा 724 ग्राम। ऐसे ही जो KClO2 के मास अगर हम यहाँ पर निकालेंगे तो KClO2 के मोल कितने बन रहे थे, सॉरी KClO3 के जो मोल्स हैं कितने बन रहे थे, KClO3 के यहाँ पर जो मोल्स हैं वो बन रहे थे 8/3, 8/3। और इसका जो मोलर मास होगा वो इसका मोलर मास हो जाएगा 122.5। और सोल्व करने पर जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका वेट जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 326.66 ग्राम। और लास्ट है KClO4 जिसके 2 मोल्स बन रहे थे, और इसका जो मोलर मास होगा वो होता है 138.5, जिसको सोल्व करने पर यह आ जाएगा 277 ग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से आपने तीनों की मास कैलकुलेट कर ली। अब इसके अलावा जैसे ही आपने कैलकुलेट की तो इसमें से एक क्वेश्चन और बच गया है। कौन सा, देखिए वो ये है कि KCl का मास आपको पता लगाना है कि KCl कितना बनेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, एक बात यहां पर सुनेंगे आप ध्यान से। देखिए KCl जो है ना इस रिएक्शन में, KCl इस रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप में भी बन रहा है, सेकंड स्टेप में भी बन रहा है, और थर्ड स्टेप में भी बन रहा है। तो अगर आपको ये जानना है कि टोटल KCl कितना बनेगा, अगर आपको ये पता लगाना है कि टोटल KCl के कितने मोल्स यहाँ पर बनने वाले हैं, तो सिंपली हम ऐसे कह देंगे कि टोटल मोल्स ऑफ KCl जो हैं, टोटल अगर आपको KCl के मोल जानने हैं तो मैं बोल दूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl इन फर्स्ट स्टेप प्लस इन सेकंड स्टेप प्लस इन थर्ड स्टेप। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट स्टेप की। देखिए 1 मोल Cl2 से 1 मोल KCl बनेगा। अपने पास Cl2 के कितने मोल थे, 8 मोल्स। तो फर्स्ट स्टेप में इसके बन जाएंगे 8 मोल्स, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। अब सुनिए सेकंड स्टेप में जो KClO के अपने पास 8 मोल आए थे, याद करो इसके 8 मोल थे, तो इसके 3 मोल से कितना बन रहा है, 2 मोल। मैं यहां लिख देता हूं, इसके 3 से कितना बनता है 2, तो 1 से कितना बनेगा 2/3, 8 से कितना बन जाएगा 2/3 इंटू 8। थर्ड स्टेप, तो थर्ड स्टेप का रिएक्टेंट कौन है, KClO3। इसके मोल याद करो कितने बने थे, 8/3 बने थे। तो इसके मोल यहाँ पर कितने हैं 8/3, वही सेम बात है। 4 से कितना बन रहा है 1, तो 1 से कितना बन जाएगा बताइए 1/4 इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पर 8/3। सोल्व कर लो इसको, तो यहाँ पर आएगा 2/3 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 16/3, और पहले वाले में कितने मोल बन रहे हैं 8। तीनों को ऐड कर दीजिए। तो फर्स्ट स्टेप में देखिए 8 मोल्स बन रहे हैं, सेकंड स्टेप में बन रहे हैं 16/3, और थर्ड स्टेप में बन रहे हैं 2/3। सोल्व कर लेते हैं इसको। तो इनको सोल्व करने पर आ जाएगा, ये आएगा 24
और 16 कितना हो जाएगा 40, 40 और 2 कितना हो गया 42, ये बन जाएगा 42/3 और उसको सोल्व करने पर आ जाएगा ऐसे 14 मोल्स। ठीक है, मास कैलकुलेट कर लेते हैं इसका। तो जो मास ऑफ KCl आएगा वो आ जाएगा 14 इंटू इसका मोलर मास हो जाएगा 39 प्लस 35.5 और इनको जब हम सोल्व करेंगे तो यहां से आंसर आ जाएगा 1043 ग्राम, आ जाएगा 1043 ग्राम, यह आ जाएगा मास ऑफ KCl फॉर्म। ये इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हमने सोल्व कर लिए हैं। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के 4th पार्ट की, और जो लास्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं। तो उसमें क्या बोला गया है, उसमें हमें कहा गया है कैलकुलेट मास ऑफ Cl2 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दिस मच KClO4। तो एक काम कर लेते हैं ना, सबसे पहले KClO4 के मोल्स ही पता लगा लेते हैं यहाँ पे। तो KClO4 के मोल्स कितने आएंगे 69.25 अपॉन KClO4 का मोलर मास वो आ जाएगा 39 प्लस क्लोरीन होता है 35.5 प्लस 4 इंटू 16। इसको सोल्व करते हैं अभी, आप नोट कर लीजिए, तब तक मैं सोल्व कर लेता हूं। तो इसके जो मोल्स आएंगे यहां से आ जाएंगे 0.5 मोल। ठीक है, तो अब आप इस क्वेश्चन को ऐसे देख सकते हैं कि KClO4 के 0.5 मोल बनाने के लिए पहले हम Cl2 के मोल कैलकुलेट कर लेते हैं, और वो काफी इजी है। देखिए कैसे है, मैं इसको यहीं सोल्व कर लेता हूं, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले आप ये देखिए कि KClO4 के 0.5 मोल बनाने के लिए आपको KClO3 कितना चाहिए होगा। फिर पता लगाएंगे कि आपको KClO3 के इतने मोल बनाने के लिए KClO कितना रिक्वायर्ड होगा, फिर इतने KClO के लिए आपको Cl2 कितना रिक्वायर्ड होगा, ये हमें पता लगाना है। तो ऐसा कर लेते हैं इसको ध्यान से। आपको रिएक्शन ध्यान में क्या रखनी है, इसको देखिए यहां सोल्व कर लेते हैं हम। सबसे पहले मुझे निकालना है कि KClO4 के 0.5 मोल बनाने के लिए KClO3 के रिक्वायर्ड मोल कितने हैं। मैं अब कैलकुलेट कर रहा हूं यहाँ पे रिक्वायर्ड मोल्स। फिर मुझे पता लगाना है कि उसके लिए KClO कितना रिक्वायर्ड होगा, और फिर मैं पता लगाऊंगा कि उसके लिए Cl2 कितना रिक्वायर्ड होगा। तो आप अपनी नोटबुक में जब वो रिएक्शन देखेंगे, जब वो ओरिजिनल रिएक्शन देखेंगे, तो आप उसमें ये देखिए कि 3 मोल KClO4 के लिए आपको 4 मोल चाहिए हैं KClO3। तो 1 मोल के लिए कितना बन जाएगा 4/3 इंटू 0.5 के लिए कितना बन जाएगा 0.5, और इसका आंसर आ जाएगा 2/3 मोल्स। ठीक है, अब आप सेकंड रिएक्शन देखेंगे। सेकंड रिएक्शन में आप ये देखिए कि जब आपको KClO3 का 1 मोल बनाना हो तो उसके लिए 3 मोल KClO चाहिए आपको। अरे कोफिशिएंट देखिए ना, आपके पास तो नोटबुक में रिएक्शन लिखी हुई है, आपको ये दिख रहा है वहां पर कि KClO3 का 1 मोल बनाने के लिए KClO के 3 मोल चाहिए। तो 1 मोल के लिए इसके 3 मोल चाहिए, इनटू आपके पास आपको कितने मोल बनाने हैं 2/3, तो यहां से आंसर आ जाएगा 2 मोल आ गया। लास्ट आप रिएक्शन में देखिए कि KClO के 1 मोल के लिए Cl2 का भी 1 मोल चाहिए। तो यहाँ पर तो इसके इतने मोल बनाने के लिए Cl2 के भी इतने मोल चाहिए, तो Cl2 के रिक्वायर्ड मोल कितने आ गए 2 मोल। और जैसे ही Cl2 के रिक्वायर्ड मोल 2 आ जाएंगे, Cl2 का मास यहाँ से कितना आ जाएगा 2 इंटू 35.5 इंटू 2, भाई यही तो होगा ना उसका मोलर मास Cl2 का। जब दोनों को सोल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा 142 ग्राम आपको Cl2 चाहिए, दिया गया KClO4 बनाने के लिए। तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है सीक्वेंशियल रिएक्शंस को, जिससे आपका आंसर मिल जाए। तो ये है अगला क्वेश्चन जो आपको खुद ट्राई करना है, आपके लिए है ये सवाल। एक बार मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि कैसे करना आपको। तो ये कह रहा है कि नाइट्रिक एसिड कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए सीरीज ऑफ रिएक्शंस। HNO3 का प्रोडक्शन करवा रहे हैं, अमोनिया से करवा रहे हैं, और ये रिएक्शन है, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप है। आप देख रहे हैं कि NO काम कर रहा है एज ए इंटरमीडिएट, ठीक है, इससे NO2 बन रहा है, फिर NO2 फिर से क्या बना रहा है कि HNO3 बना रहा है। ठीक है, अब आप यहां पर ये समझिए कि पहले आपको चेक करना है कि रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है, ये आपको देखना है। इतना करने के बाद आपसे पूछा गया है कि कैलकुलेट वेट ऑफ अमोनिया रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दिस मच ग्राम HNO3, कि HNO3 का इतना ग्राम बनाने के लिए कितना अमोनिया रिक्वायर्ड होगा। कैसे सोल्व करेंगे,
अब HNO3 की अमाउंट पता लगाने के लिए कि HNO3 की इतनी अमाउंट के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, पहले हम NO2 की अमाउंट पता लगाएंगे। और कैसे रिएक्शन को किसमें सोल्व करेंगे, हमेशा मोल्स में सोल्व करना है। तो सबसे पहले HNO3 के मोल्स कैलकुलेट करेंगे, उससे NO2 के रिक्वायर्ड मोल पता लगाएंगे। उतना मोल NO2 बनाने के लिए NO के रिक्वायर्ड मोल पता लगाएंगे, और उतना मोल NO बनाने के लिए अमोनिया के रिक्वायर्ड मोल यहाँ से पता करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सोल्व करना है। इसी का जो सेकंड पार्ट है उसमें कहा गया है कि दिस मच ग्राम अमोनिया इज यूज्ड फॉर दिस रिएक्शन, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ HNO3 प्रोड्यूस्ड। तो इस बार कह रहा है कि अमोनिया की इतनी अमाउंट से ये कितना बनेगा। तो पहले इसकी अमाउंट से इसकी अमाउंट पता लगाएंगे, फिर इस अमाउंट से ये पता लगाएंगे, फिर इससे ये पता लगाएंगे। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये थी बातें सारी की सारी सिक्वेंशियल रिएक्शन से रिलेटेड, कि जब सिक्वेंशियल रिएक्शन के क्वेश्चन आपको दिए हुए हों तो कैसे उनको डील करना है। देखो आपको करना क्या, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो सिक्वेंशियल रिएक्शन है या नहीं है। क्लियर है? उसके बाद आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि उसमें इंटरमीडिएट की तरह काम कौन कर रहे हैं, इंटरमीडिएट की तरह बिहेव कौन कर रहा है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको ये चेक करना है कि वो रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है। ठीक है, फिर आपको ये देखना है कि क्या रिएक्टेंट की अमाउंट देख के आपसे प्रोडक्ट पूछ रहा है, या फिर प्रोडक्ट की अमाउंट आपको दे रखी है और उससे आपसे वो रिएक्टेंट पूछ रहा है। मतलब आपको ऐसे जाना है या फिर आपको ऐसे आना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इस तरीके से आप दोनों में मोल कॉन्सेप्ट यूज करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये थी सारी की सारी बातें सिक्वेंशियल रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको ये लेक्चर पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कभी कोई डाउट या क्वेरी हो इसमें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन स्टूडेंट्स तक जो केमिस्ट्री से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो बेसिक फंडामेंटल सीखना चाहते हैं। उनमें फोबिया है कि सर फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स हमसे सोल्व नहीं होते। तो मैं आपको वो सारी की सारी बेसिक बातें यहाँ पर सिखा रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ, जिनको सीख कर आप फिजिकल केमिस्ट्री को आसान बना सकते हैं, उसको और इजी बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।